क्लियर है? कोई भी एक थम्स अप करके मुझे इन्फॉर्म कर दो। ओके, सो हमारा जो टॉपिक है आज का, राउंडेड शोल्डर्स एंड बैड पोस्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, राउंडेड शोल्डर्स होता क्या है, रीजंस क्या हैं, कॉजेस क्या रहेंगे इनके, और अगर हो गया है तो हम लोग पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इट दिस कंडीशन इज नोन एज अ राउंडेड शोल्डर्स, या क्या क्राइटेरियाज हैं जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंडीशन को हम लोग राउंडेड शोल्डर्स ही कहेंगे, कोई और कंडीशन नहीं है ये। सो first, introduction we have here. Introduction: the term rounded shoulder is used to describing a resting shoulder position that holds forward from the body's ideal alignment. जैसे इसमें एक फोटोग्राफ आप लोगों को शो हो रहा है, नॉर्मली अगर हम लोग खड़े हैं, ठीक है, और जो सेकंड है उसमें ही राउंडेड शोल्डर्स है, मतलब कंधे आगे की तरफ झुके हुए हैं बहुत ज्यादा, नेक जो है वो आगे गया हुआ है। तो पहला जो हम लोगों का है कि राउंडेड शोल्डर्स होता क्या है। राउंड, अगर हम लोग नाम से ही सुने तो कोई चीज जो एक सर्कुलर उसमें है, सेमी सर्कल बना रही है, सर्कल बना रही है। तो जैसे अब मैं स्ट्रेट बैठी हूँ, अगर मेरे शोल्डर्स लेवल जो है वो हल्का सा आगे है, अगर मैं ये पोस्चर में हूँ, तो दैट इज इट्स अ राउंड शोल्डर। राउंड मतलब आगे की तरफ कर्व आ रहा है, ठीक है। सेकेंड, राउंडेड शोल्डर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ मॉम पोस्चर और हंच्ड बैक। हंच्ड बैक क्योंकि वो हम्प बन जाता है पीछे, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, हम लोग लेमेन में उसको बोलते हैं कुब निकला हुआ है, हंच बना हुआ है, ठीक है। मॉम पोस्चर इसलिए कहते हैं, मॉम्स पोस्चर इसलिए कहते हैं बिकॉज हमारे जितना भी फीमेल ग्रुप है, मदर्स हो गई, सिस्टर्स हो गई, ये लोग मोस्टली जितना भी वर्क कर रहे हैं उसमें इन लोगों को फॉरवर्ड बेंड करना पड़ रहा है। सपोज यूटेंसिल्स क्लीन कर रहे हैं या कोई भी एक्सवाइजेड घर का काम है, तो उसमें इन लोगों का पोस्चर जो है वो आगे झुका हुआ होता है। अगर हम लोग, जो स्टडीज है हमारे पास, रिसर्चेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ब्रेन को कोई भी एक्टिवेशन देने के लिए, मतलब कोई भी मसल का वर्क लर्न कराने के लिए, कोई भी एक फंक्शन अगर हम लोग हजार बार कर रहे हैं, 1000 टाइम्स कर रहे हैं इन अ सिंगल डे, तो वो ब्रेन को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो चीज याद हो जाती है। जैसे बहुत सारे केसेस आते हैं, पैरालिसिस आता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, अगर फुट ड्रॉप हुआ है तो हम लोग बार बार उसको मूवमेंट कराते हैं वो ऊपर जाए, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से अब हमारी मदर दिन में एक बार तो बेंड होते नहीं है फॉरवर्ड, हर काम के लिए फॉरवर्ड बेंड हो रहे हैं, तो उनका पोस्चर जो है वो राउंडेड शोल्डर्स की तरफ जाता है, जिसको हम लोग, इसीलिए हम लोग राउंडेड शोल्डर्स को मॉम पोस्चर कहते हैं या फिर हंच्ड बैक कहते हैं। अनदर लाइन इज any activity that causes body to look down and forward for long period। अब बहुत टाइम तक कोई भी ऐसी एक्टिविटी, जैसे मैंने अभी बताया कि मदर्स हम लोगों के जैसे यूज कोई भी काम कर रहे हैं तो शोल्डर्स आगे हैं। अगर हम लोग बात करें, आजकल मैं यंग जनरेशन की बात करूं, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जांपल, दैट इज अ ड्राइविंग अ व्हीकल। मोटर बाइक्स राइड हो रहे हैं, बाइक्स राइड हो रहे हैं। आजकल बाइक्स की जो पोजिशनिंग है, लिखा होता है कि एर्गोनॉमिकली बहुत फिट है वो बाइक्स, बट स्टिल आप लोगों का हेलमेट वेयर करने पे, जैसे मेरा नेक का वेट जो है उसके ऊपर मैंने हेलमेट वेयर किया, तो मेरा नेक बहुत ज्यादा आगे जा रहा है हेलमेट वेयर करते, तो वो एक रीजन है जो आपको राउंडेड शोल्डर्स में लेके जाता है। आप पूरे दिन, जैसे हम लोगों के जितना भी लेबर क्लास है, वो हेड के ऊपर बहुत ज्यादा वेट कैरी कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन कि राउंडेड शोल्डर्स डेवलप होता है। अनदर वन इज, जो मैं बोलना चाह रही थी, इसमें क्लियर आपको समझ आ जाएगा, अगर हमारा राउंडेड शोल्डर्स बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो फॉरवर्ड नेक पोस्चर भी डेवलप होता है, या फिर फॉरवर्ड नेक बहुत टाइम तक रहेगा तब भी फॉरवर्ड पोस्चर डेवलप होगा। इसमें एक इमेज मैंने डाली हुई है, ये वाली फर्स्ट इमेज में अगर हम लोग देखें ये वाली चीज में, तो ये नॉर्मल बॉडी पोस्चर है। इसमें नेक, हमारे जो ईयर लोब्स है वो एग्जैक्टली हमारे शोल्डर लेवल पे है। सेकंड में हम लोग बात करें जहां पे लिखा है 2 इंचेस फॉरवर्ड, तो इसमें क्या हुआ, 2 इंचेस फॉरवर्ड मतलब 2 इंच आपकी नेक आगे चली गई, मसल्स होल्ड नहीं कर पा रहे, 2 इंच ये मेरी नेक थी, अब ये नेक मेरी आगे चली गई 2 इंचेस, ठीक है। तो इट मीन्स कि जितना मेरे सर पे प्रेशर पड़ रहा था, लेट्स सपोज मेरा हेड का वेट था 5 kg, अब इसका 2 टाइम्स कर दो आप लोग, 2 इंचेस गया 2 टाइम्स कर दिया, तो इट मीन्स कि कितना वेट बढ़ गया आप लोगों का, 5 kg वो था, 2 टाइम्स बढ़ गया, तो दैट इज 10 kg बढ़ गया। 5 into 2 10 kg वेट हो गया आपके नेक का। और इन लास्ट कंडीशन जहां पे 3 इंचेस फॉरवर्ड गया हुआ है, वहां पे आपका 5 टाइम्स बढ़ गया। अगर मेरे हेड का वेट 5 kg है, 5 टाइम्स मीन्स 25 kg हो गया, तो मुझे हर टाइम एक्स्ट्रा वेट कैरी करके चलना पड़ रहा है।
अब कॉजेस क्या है, क्यों होता है ये? फर्स्ट, एक्टिविटीज दैट कॉजेस बॉडी टू मूव फॉरवर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप एक ही पोजिशन में बहुत देर तक बैठे हैं, दैट इज द मेन कॉज। सेकेंड इज इम्बैलेंसिंग या फिर मिसबैलेंसिंग ऑफ फ्रंट चेस्ट मसल्स एंड बैक शोल्डर मसल्स। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे फ्रंट चेस्ट मसल्स है वो टाइट हो गए। हम लोगों को कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्शन चाहिए बॉडी में, हम लोग जिम जाते हैं, जिम में हम लोगों ने यूज किया बाइसेप्स कर रहे हैं, तो बाइसेप्स करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। सिमिलरली चेस्ट मसल ओवर कॉन्ट्रैक्ट हुई, अब जैसे ये मसल ओवर कॉन्ट्रैक्ट हुई मेरा पोस्चर ये हो गया। अब जैसे ये पोस्चर हुआ, बैक के मसल्स जो थे, बैक के मसल्स मतलब शोल्डर के पास के मसल्स जो हम लोग जिम में सिटेड रोइंग करते हैं, दैट इज फॉर आवर रोम्बॉइड्स मसल, राइट? तो रोम्बॉइड्स मसल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, डिसफंक्शन में जा रहे हैं। 90% इसका एक कॉज जो और बनता है, अगर हम लोग जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बॉयज जर्नली क्या करते हैं या फिर वेट लिफ्टर्स भी जो होते हैं वो अपर ट्रैप्स को ज्यादा ट्रेन करते हैं एज कंपेरेटिव टू लोअर ट्रैप्स और मिडिल ट्रैप्स। अपर ट्रैप्स डेवलप होने के कारण भी हम लोगों का राउंडेड शोल्डर्स फॉर्म होते हैं। थर्ड पॉइंट इज ओवर यूज ऑफ पेक्टोरल मसल। मतलब अगेन वही पॉइंट आ गया कि अपर ट्रैप्स का लिवेटस स्कैपुलर एंड थर्ड वन इज योर पेक्टोरल मसल। मतलब इन तीनों मसल्स का ओवर यूज हो रहा है। ये तीनों मसल्स क्या कर रही है, हमें आगे की तरफ बेंड करवा रही है, और पीछे जितनी भी मसल्स थी वो सारी वीक हो रही है, तो उसके कारण राउंडेड शोल्डर्स होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि पेशेंट्स या फिर जो भी आपका पर्टिकुलरली क्लाइंट होंगे जिम में, वो आपको क्या कंप्लेन करेंगे आके। तो पहला बहुत कॉमन आता है कि सर मैंने ना कल, सर या मैम कल मैंने ट्राइसेप्स ट्रैप्स किए थे, अपर ट्रैप किए थे, या मैंने चेस्ट मसल्स किए थे, और आज ना मेरे को सांस लेने में हल्का हल्का सा ब्रीदिंग पैटर्न में पेन आ रहा है। तो उसका आप लोगों को क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि वो पेन क्यों आ रहा है। उसका एक रीजन ये है कि जब आपने चेस्ट मसल्स को ओवर डेवलप किया तो हमारा जो बैक मस्कुलेचर है वो अल्टीमेटली वीकनेस में गया। जैसे ही वो वीकनेस में गया तो अब क्या हुआ, जो हमारे चेस्ट मसल थे वो ज्यादा स्क्वीज हुए, जिसके कारण आपको पेन एक्सेसिव आने लग गया, राइट? नेक्स्ट इज पेन एंड हेवीनेस इन अपर सर्वाइकल रीजन। जो मेरा ये वाला अपर सर्वाइकल, लाइक C1 2 3, अपर सर्वाइकल रीजन जो है, यहाँ पे पेन और हेवीनेस क्यों होगा? अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बोला था कि अपर ट्रैप मसल्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंडेड शोल्डर्स, राइट? तो अपर ट्रैप मसल्स का अगर हम लोग देखें कि कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है, हम लोगों ने एनाटॉमी क्लासेस में भी देखा है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, C1 के आसपास से। तो अपर वाला एरिया इन्वॉल्व हो जाता है साथ में, तो इसीलिए उस एरिया में पर्टिकुलरली सिम्टम्स आने लग जाते हैं। हेवीनेस रहेगी हेड में काफी ज्यादा, पेन इन शोल्डर एरिया विच रेडिएट्स। अब आपके शोल्डर में पेन था राउंडेड शोल्डर्स के कारण, उसके कारण क्या हुआ, जब अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, सेकेंड स्लाइड में आप लोगों ने देखा था कि राउंडेड शोल्डर्स अगर बहुत लंबे टाइम तक रहेगा तो वो क्या लीड करेगा, फॉरवर्ड हेड पॉस्चर। अगर वो फॉरवर्ड हेड पॉस्चर लीड कर रहा है तो अब मेरी नेक, ये शोल्डर गया, आफ्टर दैट ये नेक गई, ये पॉस्चर हो गया मेरा, ठीक है? अब जैसे ही ये पॉस्चर डेवलप हुआ तो यहाँ पे जितना भी मस्कुलेचर है वो टाइट होना शुरू हो जाएगा। मेरे नेक के अराउंड जितना भी मसल्स है वो टाइट होंगी, और टाइट होने के कारण जो उसके नीचे जितना भी नर्व है वो सारे नर्व्स जो है वो कंप्रेस होंगे। तो कंप्रेस होने के कारण जो जर्नली सिम्टम्स आप लोगों को सुनने को मिलते हैं, मेरे हाथों में सुनपन आ रहा है, चींटियां दौड़ रही हैं मेरे हाथों में, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे हाथों से आग निकल रही है। लेमैन में आपको ये 3 4 बातें सुनने के लिए जरूर मिलेंगी। या फिर पेशेंट बोलेगा कि मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है, आफ्टर दैट मैं कुछ नेक की एक्टिविटी कर लेता हूँ, खड़ा होता हूँ बेड से और 2 3 बार नेक की मूवमेंट कर लेता हूँ, स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ, तो आई गेट रिलीफ, बट अदरवाइज मुझे पेन रहता है और हेवीनेस होती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपके कहीं ना कहीं एक मेन रीजन हमारा पॉस्चर रहता है, राउंडेड शोल्डर्स और फॉरवर्ड हेड पॉस्चर। आफ्टर दैट नीचे एक पॉइंट लिखा गया, लिमिटेड फंक्शनिंग ऑफ शोल्डर जॉइंट। ये इसलिए है, लिमिटिंग फंक्शनिंग कैसे हुई, क्योंकि आपका शोल्डर जॉइंट को मूव करने के लिए जो आपका स्कैपुला है, शोल्डर ब्लेड आपका मूविंग होना चाहिए। बट जब मेरा शोल्डर का जो रीजन था, चेस्ट मसल्स टाइट होने के कारण ये आगे चला गया, तो मेरे स्कैपुला को मूव करने का एग्जैक्टली पोर्शन नहीं मिलेगा, तो जिसके कारण हमारा शोल्डर जॉइंट की लिमिटेशन होने लग जाएगी फंक्शनिंग में। इसको चेक करने का सही तरीका क्या होता है, हम पेशेंट को बोलेंगे अपने हाथ को बैक पे टच करके दो। वो टच जब करेगा तो दोनों हैंड्स के बीच में डिफरेंस आएगा।
लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज लो लंग कैपेसिटी और ब्रीदिंग इश्यूज। जब मेरे चेस्ट मसल्स एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट होंगे, चेस्ट मसल्स के नीचे क्या है, रिब केज, रिब केज में हमारे पास क्या है, रिब केज में हमारे पास है लंग्स। जब हम लोगों के आगे पॉस्चर होने के कारण लंग्स एक्सपैंड ही नहीं हो पा रहे प्रॉपरली, एक्सपैंड नहीं होंगे तो हम लोगों को क्या इश्यूज आएंगे। जो आप लोगों ने देखा होगा ओल्ड एज ग्रुप में बहुत सारे लोगों को काइफोटिक पॉस्चर होता है, हम्प निकल आता है पीछे बहुत ज्यादा, झुक के चलते हैं और हम्प निकला होता है। 90% ऑफ केसेस में उसमें वो पेशेंट्स एस्थमेटिक होते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि राउंडेड शोल्डर स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने इग्नोर किया, या हम लोगों ने स्ट्रेंथिंग स्ट्रेचिंग एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट नहीं करी, कोई इंटरवेंशन नहीं ली, जिसके कारण अस्थमेटिक इश्यूज आने लग गए क्योंकि वो अनट्रीटेड था। नेक्स्ट मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या सिम्टम्स होंगे अगर नेक सर्वाइकल रीजन इंक्लूड हो जाता है इसमें। रेडिएटिंग होगा पेन आर्म्स में, हैंड्स में। आफ्टर दैट सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, मतलब यहाँ से उसको पेन होना शुरू होगा ऑसिपिटल रीजन से और वो उसके थ्रू आउट द फिंगर्स जाएगा। नमनेस रहेगी, मतलब सुनपन भारीपन लगेगा। टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब वो बोलेगा मुझे ऐसा लगता है चींटियां सी रेंगती है काफी ज्यादा। नाउ हमें सिम्टम्स पता चल गए, कॉजेस पता चल गए कि क्या है, क्यों है, कैसे है। बट अब हम लोगों को फाइनली असेस करना है। आपके पास पेशेंट आया, उसने ये सब सिम्टम्स बताए, आपको माइंड में कहीं ना कहीं क्लियर कट इमेज हो गई कि हाँ इसका राउंडेड शोल्डर्स है। बट फाइनली आप कैसे डायग्नोस करोगे कि हाँ, असेसमेंट के आपके क्या ऐसे क्राइटेरियाज होंगे जो आपको क्लियरली बोलेंगे कि हाँ यार डेफिनेटली ये राउंडेड शोल्डर्स है। तो पहला इज, फर्स्ट टेस्ट है आपका थम्स को लेके, आपके थंब को लेके। स्टैंड इन अ रेगुलर पोस्चर, नॉर्मली पेशेंट स्टैंड होगा, खड़ा होगा। इफ योर थम्स आर पॉइंटेड इन टूवर्ड्स योर बॉडी एंड योर पाम फेसिंग बैकवर्ड। तो मतलब क्या हुआ, आपने नॉर्मली आप खड़ा हुआ पेशेंट, आपने पेशेंट को बोला कि जो आपके थम्स है ना वो बॉडी की तरफ करो। जैसे हम लोग नॉर्मली खड़े होते हैं, हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन में हैंड ये पोजीशन होता है, आपने इसको अंदर करा दिया। अब अगर मेरे हैंड ये है और ये अंदर करने पे मेरा जो पाम वाला एरिया है ये पीछे की तरफ चला गया, तो इट मींस दिस टेस्ट इज पॉजिटिव। क्या करना है, आपने पेशेंट को खड़ा करना है। जब आप पेशेंट को खड़ा करेंगे और जो उसके थम्स हैं आप उसको बोलोगे वो बॉडी की तरफ अंदर की तरफ करेगा। जब वो अंदर की तरफ पाम कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसका जो ये वाला रीजन है, ये बैक साइड वाला जो रीजन है, ये आपके कहाँ पर है, उसके हिसाब से आप जज करेंगे कि राउंडेड शोल्डर्स है या नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट इज फॉर वॉल कॉन्टैक्ट। आपको दीवार के साथ उसका कॉन्टैक्ट कराना है। कैसे कराएंगे आप, स्टैंड विद योर बैक अगेंस्ट वॉल। आपने पेशेंट को खड़ा किया, या बिठा के भी आप लोग ये टेस्ट कर सकते हैं, बट सिटिंग में हम लोग इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि सैक्रम के कारण हमारे राउंडेड शोल्डर्स हो रहे होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे खड़े होने के लिए, खड़े होके हम उसको बोलेंगे कि बैक, स्टैंड विद योर बैक अगेंस्ट वॉल, ऐसे पोजिशनिंग करके खड़ा करेंगे। आफ्टर दैट मिड बैक, जो आपकी मिड बैक है मतलब थोरेसिक वाला एरिया है, वो बैक के साथ अटैच होना चाहिए। एंड बैक ऑफ हेड शुड बी एबल टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट विद द वॉल। आपने ये उसको बिठाया प्रॉपरली या खड़ा किया, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आप उसको बोलोगे अपनी मिड बैक अटैच कर ले। अगर उसका हेड ये पीछे अटैच नहीं हो रहा, ये गैप है, तो इट मीन्स उसको राउंडेड शोल्डर्स। अगर मैं ऐसे करके खड़ी हो रही हूँ तो ये गैप रहेगा। अगर मैं प्रॉपरली ऐसे खड़ी हो पा रही हूँ, मेरा सर पीछे मेंटेन कर रहा है, तो इट मीन्स कि मेरे राउंडेड शोल्डर्स नहीं है। नाउ टाइट पेक्स, पेक्स इज फॉर पेक्टोरल मसल, आपके चेस्ट मसल की बात हो रही है यहाँ पे। ले ऑन योर बैक ऑन द फ्लोर एंड प्लेस बोथ आर्म्स ओवर इन द वाई पोजिशन। आपने पेशेंट को लेटाया, ठीक है, ऑन योर बैक मतलब सीधा सुपाइन पोजिशन में लेटाया। आपने उसके ये मूवमेंट कराते हुए पीछे उसको टच करने के लिए बोला फ्लोर पे। अगर वो फ्लोर पे एल्बो स्ट्रेट करके टच कर पा रहा है, कॉन्टैक्ट कर पा रहा है, तो इट मीन्स कि उसके पेक के मसल्स, मतलब जो उसके चेस्ट मसल फाइबर्स है, दैट आर ओके। ठीक है, अनदर वन, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमने उसको करा के देख लिया, बट अगर हमारा पेशेंट इस लेवल में नहीं है कि हम करा ही नहीं पा रहे, तो फिजिकली आप क्या देख के उसको जज कर सकते हो। सो फर्स्ट इज फॉर चेक फॉर द शोल्डर लेवल। आपने उसको खड़ा किया, बैक साइड से आप पेशेंट को देख रहे हैं, आप उसको बोलो शोल्डर स्क्वीज करने के लिए। अगर वो स्क्वीज कर पा रहा है दैट इज ओके। 1% अगर वो स्क्वीज ही नहीं कर पा रहा है, या आप बहुत बार ऐसा होता है आप मार्केट गए,
कोई इंसान आपको खड़ा हुआ दिखा, आपने उसको असेस करना है, देन यू कांट एबल टू से ना कि आप मुझे ये मूवमेंट करके दिखाओ, सामने वाला पूछेगा आप होते कौन हो ये मूवमेंट के लिए। देन एट दैट टाइम आप क्या देखोगे, जब वो स्टैंडिंग में खड़ा है, स्टैंडिंग पोजिशन में है, तो आप पीछे से चेक करोगे कि उसके शोल्डर ब्लेड जो है वो इस साइड पे है, मतलब मीडियली रोटेटेड है या फिर बाहर गए हुए हैं। अगर वो बाहर है तो इट मीन्स 99.9% की उसका जो शोल्डर है वो राउंडेड है। अनदर वन बाय चेकिंग द साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल मतलब आप मुझे साइड से देख रहे हैं कि जो मेरे ईयर लोब है ये कितना आगे है। अगर मेरा ईयर लोब जो है एग्जैक्टली मेरे क्लेविकल लेवल से पीछे तक है, ये मेरा ईयर लोब क्लेविकल से पीछे है, तो इट मीन्स राउंडेड शोल्डर्स नहीं है। अगर ये ऐसे गया हुआ है बहुत ज्यादा, तो ये ईयर लोब आपका क्लेविकल लेवल से आगे आ गया। तो जितना ये आगे होगा आपका राउंडेड शोल्डर उतना ज्यादा होगा। अनदर वन, ट्रीटमेंट क्या है, हमने कॉजेस डिस्कस कर लिए, देन वी हैव साइन एंड सिम्टम्स कि पेशेंट क्या कंप्लेन करेंगे, आप क्या चेक करेंगे, असेसमेंट, और आपका जितना भी फिजिकल एग्जामिनेशन है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या करने वाले हैं, रिलीज पेक्टोरल मसल। पेक्टोरल मसल को रिलीज करना है। कैसे रिलीज करना है, MFR, मायोफेशियल रिलीज, ड्राई नीडलिंग ऑन द पेक्टोरल रीजन। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों की मसल टाइटनेस ओवर यूज के कारण भी आती है, हम लोगों की मसल टाइटनेस अंडर यूज के कारण भी आती है। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले पेक्टोरल मसल रिलीज करी। जो फर्स्ट इमेज है, अगर आप लोग इस इमेज में आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं, पेशेंट लाइन पोजिशन में है, ये हल्का पेनफुल होता है, तो आपको अपने पेशेंट को पहले ही गाइड करना पड़ेगा कि हाँ हल्का पेन होगा, बिकॉज ट्रिगर पॉइंट्स रिलीज हो रहे हैं तो पेन होगा। अब आप उसके बाद थेरेपिस्ट क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ एल्बो। एल्बो अगर वो पेशेंट टॉलरेट कर पा रहा है तो, अगर नहीं देन यूज योर थम्स, थम टेप यूज कर लो, फिंगर टेप्स यूज कर लो, ठीक है। इसकी हेल्प से आप लोग पेक्टोरल मसल्स को रिलीज करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे ड्राई नीडलिंग है, ठीक है। ड्राई नीडलिंग के लिए हम लोगों ने क्या किया, अगेन पेशेंट सुपाइन पोजीशन में था, हैंड प्लेसमेंट बाहर की तरफ कराई ताकि ये मसल जो है पेक्टोरल ये पॉप अप होके ऊपर आ सके। डिपेंड्स अप टू द एरिया ऑफ द पेशेंट एंड कितना वो बल्की है या नहीं है। 25 mm 40 mm निडल हम लोग यूज कर सकते हैं चेस्ट रीजन में, ठीक है। ये था हमारा ड्राई नीडलिंग का। आफ्टर दैट हम लोगों का, अब ये तो चलो ठीक है, मेरे साथ मेरे पास है पेशेंट, मैंने कर दिया रिलीज, बट व्हाट इफ अगर पेशेंट मेरे पास नहीं है या फिर मैं उसको सेल्फ रिलीज बताना चाह रही हूँ, मुझे हाथ ही नहीं लगाने दे रहा है, देन व्हाट यू हैव टू डू, आप उसको बोलो एक बॉल ले ले। वो बॉल ले जो प्रेस ना हो उसके बॉडी वेट से, लाइक फ्लैश की बॉल जो रेड कलर की क्रिकेट बॉल यूज होती है वो बोल दो, या कोई भी एक्सेट्रा बॉल दे दीजिए आप, या फिर कोई भी ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर जो प्रेस ना हो उसके बॉडी वेट से। या तो आप स्टैंडिंग में कराएंगे या फिर प्रॉन पोजिशन, मतलब उल्टा लेटाकर, जैसे इस इमेज में है। आपने इस इमेज में क्या किया, पेशेंट के एग्जैक्टली पेक्टोरल रीजन के नीचे एक बॉल रख दी, उसको प्रेस करवाया हैंड या उसका बॉडी वेट डलवाया, वो ट्रिगर पॉइंट्स रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही ट्रिगर पॉइंट्स रिलीज होंगे पेक्टोरल मसल लूज हो जाएगा। आफ्टर दैट गो फॉर द स्ट्रेंथनिंग। सेम इसी में है, अगर हम लोग स्टैंडिंग में करा रहे हैं, पेशेंट उल्टा नहीं लेट पा रहा, उसका राउंडेड शोल्डर्स बहुत ज्यादा एक्सेसिव है, उल्टा नहीं लेट पा रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टैंडिंग में पेशेंट को बोलेंगे वॉल के पास ले जाके बॉल रख देंगे और उसको बोलोगे कि अपने चेस्ट मसल्स उसको प्रेस करेगा। ओके, ये हो गया हमारा सेल्फ रिलीज। अब ये तो बात आ गई रिलीज की। अब आता है कि स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। स्ट्रेचिंग, डोरवे स्ट्रेच इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेच फॉर योर पेक्टोरल मसल टाइटनेस। व्हाट वी हैव टू डू हेयर इज, आपने दोनों गेट्स रखे, दोनों गेट के साइड में, सॉरी, पेशेंट को बोला 90 डिग्री अपना हैंड प्लेसमेंट करेगा, इस तरीके से 90 डिग्री हैंड प्लेसमेंट किया। आफ्टर दैट आपने क्या किया, 90 डिग्री हैंड प्लेसमेंट किया, फीट्स को अपार्ट रखा, हल्का सा रोटेशन में जाके स्ट्रेच दिया। स्ट्रेच कितनी देर देना है, क्या रीजन है स्ट्रेच का, ये मैं बताती हूँ आपको। स्ट्रेच हम लोग जनरली जो भी मसल ग्रुप होता है, हम लोग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ ट्रेनर्स, 30 सेकेंड स्ट्रेच इज नेसेसरी, बिकॉज देयर इज अ थ्योरी जो आपको ये प्रूव करती है कि आपको ब्रेन तक स्टिमुलस पहुंचाने के लिए आपको 30 सेकेंड्स का स्ट्रेच देना कंपल्सरी है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, स्ट्रेच करवाना है, ये रखा, लैट्स मसल का स्ट्रेच है, 1 2
3 स्ट्रेचेस डन। नो, नॉट लाइक दैट। आपको 30 सेकेंड्स होल्ड कराना है उस पोजिशन पे। सेम जब आप डोरवे स्ट्रेच करा रहे हैं अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को, तो आप लोग उसे 30 सेकेंड्स होल्ड बताएंगे, और मिनिमम टू मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 रिपीटेशंस। ओके, आफ्टर दैट हम लोग अब स्ट्रेंथनिंग पे आ गए हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस क्या क्या कराएंगे। फर्स्ट में अब हम लोगों ने पीछे अभी चेक किया था जब हम लोग पढ़ रहे थे कि किन किन मसल्स का इम्बैलेंस होता है। तो पहली मसल थी हमारी रोम्बॉइड्स मेजर एंड माइनर। रोम्बॉइड्स मेजर माइनर का फंक्शन होता है कि वो हमारे स्कैपुलर ब्लेड को पीछे खींचती है, मतलब मीडियली खींच रही है। तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे, एक थेराबाइंड दिया पेशेंट को, आस्क हिम और हर टू पुल इट। ठीक है, आप अगेन उसको स्ट्रेच कराएंगे। इस पोजीशन में स्ट्रेच करा के हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेच करा के उसको बोलेंगे 10 सेकेंड्स होल्ड रखो। ठीक है, आफ्टर होल्डिंग फॉर 10 सेकेंड्स जस्ट रिलीज इट। अगेन डू इट फॉर 5 टाइम्स, देन रिलैक्स। अब आप उसको आप एक क्राइटेरिया दे सकते हैं कि यार आपको 25 के 3 सेट्स करने हैं, लाइक यू हैव टू डू 75 repeated 75 times. Each time you have to hold for 10 seconds. 10 सेकेंड के लिए होल्ड करो, 75 आपको कंप्लीट करने हैं। दिन में आपने एक बार या 2 बार दे दिया कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट हम लोगों ने इसके बाद इसमें दे रखा है पेक्टोरल स्ट्रेच, ये मैंने आपको बता दिया, जो डोरवे स्ट्रेच भी हम लोग कहते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज थोरेसिक एक्सटेंशन, क्योंकि हमारा पूरा स्पाइन इस फॉर्म में जा रहा है, तो हम लोगों को अब यहाँ पे थोरिक्स एक्सपैंड कराना है, लंग कैपेसिटी का भी तो ध्यान रखना है। तो आपने क्या किया, उसको ये पीछे हाथ लगवा के क्रॉस करवाया, पीछे किया एंड जस्ट गो डाउन। आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक चीज और भी कर सकते हैं आप इसमें, पेशेंट को बोलो ऐसे ही सीधा लेटने के लिए, सीधा लेट के बैक के नीचे थोरेक्स एरिया में फॉर्म रोलर लगवा दो। फॉर्म रोलर जैसे ये वाला जो पोजीशन था, यहाँ पे फॉर्म रोलर प्लेस कर दिया आपने। फॉर्म रोलर प्लेस करके आप उसको बोलो लेटने के लिए, पिलो प्लेसिंग करा दो। 2 या 3 तकिए लगा के आप उसको बोलो चेस्ट के नीचे वाले साइड पे, मतलब बैक साइड पे, बैक ऑफ द मसल पे, यहाँ वाले एरिया में आपने 2 या 3 पिलो प्लेस कराए, और बोलो अंकल या आंटी आप सीधा लेट जाइए मैम। ठीक है, फॉर हाफ एन आवर यू हैव टू लाई डाउन इन दिस पोजिशन। आफ्टर दैट वी हैव आर्म स्लाइड्स ऑन वॉल। अब आर्म स्लाइड्स क्या वर्क करेगा, आपके शोल्डर ब्लेड्स को पीछे खींचता है। मैंने ये कराया, मैंने उसको ये पोजीशन बोली, एंड व्हाट आई हैव टू डू इज मैंने ये करके ये कराया नीचे। जब मैं इसको नीचे लेके आ रही हूँ तो मेरा स्कैपुलर ब्लेड स्क्वीज हो रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि लोअर ट्रैप ट्रेन करेंगे हम इसमें। आफ्टर दैट जो हम नीचे एक्सरसाइज देख रहे हैं दैट इज अ स्कैपुलर स्क्वीज। आप उसको नॉर्मली वो ऐसे बैठा है सपोज, आप उसको बोलो स्कैपुला को स्क्वीज करना है, जितना हो सके आप अपने शोल्डर्स को पीछे स्क्वीज करो। आफ्टर दैट मिड ट्रैप एक्सरसाइजेस, हमने सुना है IYT, 90% इनफैक्ट 99% जिम्स में ये एक्सरसाइज इग्नोर की जाती है। बहुत सारे फिजियोज इस एक्सरसाइज को इग्नोर करते हैं, बट दिस इज द वन जो आपके शोल्डर के लिए एक व्हाट आई एम सेइंग रामबाण है। ठीक है, IYT WO, ये 4-5 एक्सरसाइजेस जो आपको, आपका जिस दिन शोल्डर डे है ना जिम में, आपको ये करानी ही करानी है पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को। मिड ट्रैप सुनने में देखने में बहुत इजी लगती है, करवा के देखना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इसके बहुत इजीली। ठीक है, मिड ट्रैप एक्सरसाइजेस IYT, आपने उल्टा लेटा के पेशेंट को आई होल्ड करने के लिए बोला, ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाने के लिए। ये साइड में इमेजेस हैं, ये देखिए, ये आई है। ठीक है, आपने इस पोजिशन में पैरों को रिलैक्स रखते हुए बोला आई होल्ड करो। आफ्टर दैट T होल्ड करो, Y होल्ड करो। ठीक है, ये अलग अलग पोजिशनिंग हो गई। आफ्टर दैट वी हैव थोरेसिक स्ट्रेच। अब थोरेक्स रीजन बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है क्योंकि वो पूरे दिन इसी पोजीशन में है, उसकी मसल्स बहुत ओवर स्ट्रेच हो रही हैं, तो उसके लिए हम लोग उसको स्ट्रेच करके रिलैक्स करते हैं ताकि मसल फाइबर्स थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स हो जाए। ठीक है, सेम साइडवे स्ट्रेचेस, हमने बैठे हुए थे, हमने साइड में स्ट्रेच करवा दिया पेशेंट्स को। रोइंग एक्सरसाइजेस चाहे आप जिम में करा दो, नहीं अगर जिम जाना पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं है या बेड रिडन है, किसी डिसीज के कारण उसके राउंडेड शोल्डर्स बढ़ रहे हैं, तो आप उसको बोलो भाई सिटिंग में बैठा के उस बैंड को कहीं पे भी वॉल के साथ, विंडो के साथ, नहीं तो आपके डोर्स के साथ बांध के उसको बोलो फेस पुल जैसे हम लोग कराते हैं। दिस इज ऑल्सो फॉर द योर व्हाट आई एम सेइंग मिडल ट्रैप एंड रोम्बॉइड्स एरिया। सेटेड ड्रॉइंग्स करा दो। ठीक है, नाउ
सम स्ट्रेंथिंग तो हमारी यहाँ पे स्ट्रेंथिंग और स्ट्रेचिंग की हम लोगों ने बात कर ली। अब क्या है जो हम लोगों की टेपिंग टेक्निक है, दिस इज ऑल्सो द व्हाट जो सबसे ज्यादा आजकल ट्रेंड में है और जिसके सबसे ज्यादा यूजेस हैं। मैंने आज ट्रीटमेंट किया पेशेंट का, सपोज मैंने उसका एमएफआर करके उसका चेस्ट मसल्स रिलीज कर दिए। आफ्टर दैट मैंने उसका जितना भी बैक साइड मसल्स थी उसको ट्रेन करा दिया। अब मैंने ट्रेन करा दिया, बट वो सस्टेन कैसे करेगा? स्ट्रेंथिंग करा दी मैंने आज, बट वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फ्रंट चेस्ट से एक टेप लिया, ठीक है, जो हमारा के टेप आता है, काइंसोलॉजिकल टेप आता है या डायनाप्लास्ट, ठीक है, वो हमने यहाँ से लगाया, ठीक है। ये हमने लगा के उसका बिल्कुल पीछे तक टाइट करके स्ट्रेच करा दिया दोनों साइड से, राइट एंड लेफ्ट, दोनों साइड पे राउंडेड शोल्डर्स थे, दोनों साइड से लगा दिया। अब आप बोलेंगे कि इसमें ये बीच वाली लाइन क्या है? अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जब जब हमारे राउंडेड शोल्डर्स होंगे तब तब हमारा फॉरवर्ड हेड भी होगा। तो जो बीच वाली लाइन है, दिस इज फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरवर्ड हेड, ठीक है। तो हमने तीनों चीजें लगा दी। फॉर्म रोलर मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ मसल रिलीज बैक मस्कुलेचर के लिए, थॉरिक्स के नीचे लगाया और उसको रोल किया तो हमारी फॉर्म रोलिंग हो जाएगी। नेक और अपर बैक की स्ट्रेंथिंग जो हमने अभी ये जितनी भी एक्सरसाइजेस देखी ये सारी, ठीक है। आफ्टर दैट पुलअप्स करा सकते हैं, सटेड ड्रॉइंग, ये मैंने आपको भी बता दिया। प्लैंक होल्ड कराएंगे। प्लैंक होल्ड कराने का पर्पस क्या है? जब हम प्लैंक होल्ड कराते हैं पेशेंट को, तो अगर पेशेंट इज यंग, ठीक है, वो प्लैंक होल्ड कर सकता है, आपको लग रहा है, तो आप उसको प्लैंक होल्ड कराइए। प्लैंक होल्ड करने से क्या होगा, उसके शोल्डर ब्लेड आपस में स्क्वीज होंगे, जैसे ही स्क्वीज होंगे राउंडेड शोल्डर्स कम होंगे, स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे। टेपिंग बता दिया। नाउ डेज हम लोग ब्रेसेस बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं कि भाई बच्चा तो पोजिशनिंग में बैठ नहीं रहा है तो कोई ऑप्शन नहीं है, ब्रेस इज लाइक अ बेल्ट, ठीक है, पोस्चरल बेल्ट जिसे हम लोग कह देते हैं। तो उसने क्या किया, बेल्ट लगा दी। तो जैसे ही वो बेल्ट लगेगी तो आगे फॉरवर्ड मूवमेंट ही नहीं होगी, बैकवर्ड ही रहेगी। बट अकॉर्डिंग टू मी ब्रेसेस आर नॉट टू मच सुटेबल, बिकॉज जो मसल्स आपकी बहुत ज्यादा वर्किंग होती हैं वो भी स्टॉप हो जाती हैं ब्रेसेस के यूज से। ओके, यूजेस ऑफ मोडालिटीज, मतलब टेंस, आईएफटी, एसडब्ल्यूडी, ये सब चीजें जितनी भी हमारी फिजियोस के पास है, वी कैन यूज फॉर दैट, यूज दैट थिंग्स, बट फॉर पेन रिलीफ। पेशेंट बहुत ज्यादा राउंडेड शोल्डर्स में बहुत ज्यादा स्टिफ है, आप उसका हॉट वाटर फर्मेंटेशन से, टेंस से टेम्पररी बेस के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हो, बट फॉर द परमानेंट परमानेंट सॉल्यूशन आपको एमएफआर हो गया, ड्राई नीडलिंग हो गया, देन आपका आईएसटीएम कपिंग हो गया, और क्या चीज हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथिंग हो गई। आईएसटीएम हम लोग अगेन पेक्टोरल मसल अगर हमें रिलीज करना है तो आईएसटीएम कर सकते हैं हम लोग। कपिंग फॉर फंक्शनल ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग मतलब कप्स लगाए आपने और लगा के छोड़ने नहीं है। क्या करा आपने, कप्स लगा के, लाइक मुझे रोम्बॉइड्स ट्रेन कराने हैं तो मैंने रोम्बॉइड्स वाले एरिया पे कप लगाए और रोम्बॉइड्स की मूवमेंट करा दी। तो उससे क्या है कि जो स्ट्रेंथिंग आपकी 3 दिन में आनी है वो स्ट्रेंथिंग हम लोग 1.5 डे या 2 डेज में अचीव कर लेते हैं स्ट्रेंथिंग, ठीक है। हाँ जी, तो अब आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछिए, क्या पूछना है, कोई डाउट है तो पूछिए। ओके एवरीवन, सो ये सेशन जो है यहाँ पर एंड होता है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं हैं और आप स्किप करना चाहते हैं आगे क्वेरी सेशन, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक ओनली, ठीक है, आपका खाली जो क्वेश्चंस है आज के टॉपिक के रिलेटेड ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होने चाहिए कि आप यहाँ पर नी पेन के बारे में बात करने लगे या फिर मे बी आप एंकल स्प्रेन के बारे में बात करने लगे। वो क्वेश्चन हम प्लीज नहीं ले पाएंगे, बिकॉज उससे जो सेशन है बेवजह बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच होगा और वो चीजें एक्सप्लेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो टॉपिक से बिल्कुल अलग चीज है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू राउंडेड शोल्डर एंड बेड पोस्चर, देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इन क्वेरी सेक्शन। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन हियर। रेखा मैडम, आप जो ये स्क्रीन शेयर उसको हटा सकते हैं। हाँ जी। ओके, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अलग से। जब मैं सुमो डेडलिफ्ट करता हूँ मेरा शोल्डर राउंड हो जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं लॉकआउट करते टाइम में।
और मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, सो इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर हिम। ओके, लक्ष्य, जो आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, आप या तो मुझे कोई वीडियो शेयर करो जिससे मैं एग्जैक्टली बता पाऊँ कि कौन सी मसल ओवर वर्किंग है या अंडर वर्किंग है। बट बेसिकली जो होता है मैं आपको वो गाइड कर सकती हूँ। जब भी आपने डेडलिफ्ट किया, आप डाउन गए, डेडलिफ्ट जब आपने वेट्स पुल किए, ठीक है, तो पुल करने के लिए हमारे जो 2-4 मसल्स यूज हो रहे हैं, या तो आपके लैट्स मसल इम्बैलेंस में होगा, ठीक है, और अगर इस उसके कारण भी राउंडेड शोल्डर्स बनते हैं ऑफ कोर्स, या तो लैट्स होगा या फिर आपके पेक्टोरल रीजन में अगेन कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट अवेलेबल होगा। तो वो या तो मैं ऑनलाइन तो नहीं बता पाऊंगी, या तो आप मुझे वीडियो शेयर करो अपनी डेडलिफ्ट की, उसके बाद गाइड कर पाऊंगी। ओके। यस, एंड इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर अक्षय, हाँ जी। कि जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो हमारा फोकस पता है क्या होता है, खाली बार को लिफ्ट करने के ऊपर रहता है। सिर्फ हम खाली बार को ग्रैब करते हैं और बाकी चीजों पर फोकस नहीं करते कि हमारा हिप कहाँ पर है, ठीक है, हमारे नी की प्लेसमेंट कहाँ पर है, हमारा जो फुट जो बार है वो एक्चुअली मिड फुट के ऊपर प्लेस है भी या नहीं है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स रिगार्डिंग डेडलिफ्ट थिंग। तो आपकी जो ये सारी जो चीजें हैं वो करेक्ट होना जरूरी है। अगर आपकी जो बार है आपकी मिड फुट से थोड़ा सा आगे रहती है तो भी आपको वहां पर शोल्डर्स का बहुत सारा यूज करना पड़ेगा टू पुल इट। ओके, तो पहले से ही आपको एक ऐसे पोस्टर में आना पड़ेगा जहां पर आप अपनी बॉडी को एक तरीके से कंप्लीटली लॉक वहां पर कर पाओ। अगर आप वहां पर कंप्लीटली लॉक नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, आपको लिफ्ट करने के दौरान ही आपको चीजें चेंज करनी पड़ रही है अपनी मूवमेंट वहां पर, तो यानी कि आपका जो पोस्चर है, आपकी जो टेक्निक है वो गलत है। तो पहली चीज तो आप ये देखिए कि आपका जो टेक्निक है, मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा कि लिफ्ट करने से आप एक जो प्ले होता है प्लेट और बारबल के बीच में, प्लेट बारबल कभी भी क्लोज होती है, उनके बीच में टेक ए डीप ब्रेथ एंड लॉक योर लेट्स ही। आपको आपके जो लेट्स मसल हैं उनको वहां पर पीछे की तरफ लॉक करना आना चाहिए, एंड देन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस आपको वहां से करनी होगी। तो ये कुछ गाइडेंस जो अपन यहाँ पर दे सकते हैं बेसिकली। जैसा डॉक्टर परीक्षा ने बताया कि एक तो हमें पहले देखना होगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम आ कहाँ पर है, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज मे बी यू कैन फॉरवर्ड योर वीडियो ऑफ डेडलिफ्ट इंस्टाग्राम पेज पर, तो वहां पर ही हम देख पाएंगे और जो टीम है हमें वहां फॉरवर्ड कर देगी और उसके अकॉर्डिंग आगे आपको बता सकते हैं। Okay, second question is from Balveer. Dynamic stretching is more helpful or static stretching? That's a very good question. ओके, Dr. Pariksha. डायनामिक, हाँ जी सर, जी प्लीज कंटिन्यू। डायनामिक स्ट्रेचिंग ज्यादा हेल्पफुल है या स्टैटिक? स्टैटिक स्ट्रेचिंग की अगर हम लोग बात करते हैं और डायनामिक, इट डिपेंड्स कि आपको रिजल्ट कौन सा चाहिए। स्ट्रेचिंग, अगर हम लोग लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग जाएं तो स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती है आपकी मसल रिलीज के लिए। उसके लिए आपको एमएफआर ही चाहिए, या फिर आप एमएफआर बोल दीजिए, या फिर आप ड्राई नीडलिंग हो गया, आपको इन सब की हेल्प लेनी पड़ेगी। बट अगर हम लोग बात करें, जैसे आप जिम के बात कर रहे हैं कि पोस्ट वर्कआउट में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं या उसके लिए, तो ऑब्वियसली मेरा एडवाइस ये रहेगा कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग सबसे बेस्ट रहती है डायनामिक के कंपैरेटिव। बिकॉज स्टैटिक में आपके मसल स्पिंडल्स जो हैं वो ज्यादा स्ट्रेच होते हैं। स्टैटिक में आपके मसल स्पिंडल्स जो हैं वो केमिकली रिएक्शन ज्यादा करवा पाते हैं। ओके, एंड इसी में ही बलवीर का क्वेश्चन है कि या मायोफेशियल जो मसाज होती है वो बेटर रहता है? सेम क्वेश्चन। स्टैटिक स्टैटिक स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग या फिर मायोफेशियल मसाज? मायोफेशियल मसाज। अगर ट्रिगर पॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली मायोफेशियल मसाज, जो मसाज या रिलीज आप कह लीजिए, क्योंकि बिकॉज मसाज और रिलीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मसाज आपकी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, बट मायोफेशियल रिलीज आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, जहां पे लिम्फ नोड्स होते हैं उस डायरेक्शन में होता है। और आपने जो ये क्वेश्चन पूछा कि ओके, अगर ट्रिगर पॉइंट्स रिलीज करने हैं, तो हमारा सबसे पहले रहेगा एमएफआर। अगर नॉर्मली स्ट्रेचिंग करना चाह रहे हैं तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग इज मच मोर बेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम अजीत। हाउ टू क्योर शोल्डर टेंडन टियर?
ओके, शोल्डर टेंडन टियर की जो आप इसके बात लिए कर रहे पहले हैं, तो हमें शोल्डर शोल्डर का पूरा समझना पड़ेगा, उससे पहले टेंडन्स और हाँ सारी चीजों को, तो ये थोड़ा सा एक ऑफ टॉपिक चला जाएगा, बट थोड़ा बहुत आप बिल्कुल। इसमें गाइड कर सकते हैं तो डॉक्टर परेख सर। जो आप शोल्डर टेंडन टियर पूछना चाह रहे हो अजीत, कौन से ग्रेड का पूछना चाह रहे हो? बिकॉज एज अ फिजियो हम लोग सिर्फ फर्स्ट ग्रेड क्योर कर सकते हैं, और सेकंड ग्रेड भी बहुत ज्यादा हम लोग नहीं छेड़ सकते, और थर्ड इज ओनली हमारे पास ऑप्शन सर्जरी इंटरवेंशन बचता है। सर्जरी। फर्स्ट में हम लोग जो टेंडन की आप बात कर रहे हो, आप प्लीज इसमें मेंशन करो कौन सा टेंडन है, सुप्रास्पाइनेटस है या कौन से टेंडन की बात कर रहे हो, तभी क्वेश्चन क्लियर होगा। Okay, next question is from again Balveer. Could you please elaborate more the difference between myofascial release and massage? ओके, जो मसाज की मैं बात कर रही थी, मसाज किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, जो मसाज थेरेपिस्ट कर रहे हैं उसमें एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं होती। सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ बाइसेप्स की, बाइसेप्स स्ट्रेन हम लोगों को जर्नली आता है, या फिर ट्राइसेप्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ट्राइसेप्स मुझे रिलीज करना है। अब रिलीज मतलब नॉर्मली मालिश करनी है, मसाज करनी है टिपिकली। आप इस डायरेक्शन में भी कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, बट मायोफेशियल रिलीज, मायोफेशिया, फेशिया मतलब जो मसल्स के ऊपर एक लेयर होती है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है। अब यहाँ के लिम्फ नोड्स एल्बो में या तो प्रेजेंट है, या फिर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है हमारे एक्सिला में, तो व्हाट यू हैव टू डू, आप यहाँ से सीधा डायरेक्शन में यहाँ लेके जाओ ड्रेनेज, या फिर एक ही डायरेक्शन में ड्रेनेज ले जाके यहाँ करो। तो डिपेंड्स कि आपका कौन सा एरिया है और उसके आसपास कौन से लिम्फ नोड्स पड़ रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ है, वहीं पे आप ड्रेन करवाओगे। ओके, हाय बलवीर, आपका जो क्वेश्चन है आपको उसका आंसर सही मिला होगा, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अगेन। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मनप्रीत कौर। घर पे कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं राउंड शोल्डर पोस्चर ठीक करने के लिए? पोस्चर स्ट्रेट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज इंक्लूड करें? We have two मनप्रीत, जो questions from अभी हम लोगों ने Manpreet, same स्लाइड में questions. डिस्कस करी, जितना भी ट्रीटमेंट पार्ट था, हम वो सारी एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हैं। सिटेड ड्राइंग का मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, टेक अ थेरा बैंड। अगर घर पे थेरा बैंड भी नहीं है तो नॉर्मली जो इलास्टिक बैंड आते हैं या फिर जो इलास्टिक्स आते हैं, यू कैन यूज दैट। वो आपने कहीं पे भी टाई करा दिया, और अपने जो पेशेंट है या फिर घर पे जो मदर है, फादर, जिसका भी राउंडेड शोल्डर है कंसर्न, आप उनसे वो करा सकते हो। इसके अलावा आप, अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करा सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपने बोलना ये पोजीशन गेन करने के लिए, जैसे ये पोजीशन गेन होगी आप उनको बोलो पीछे पुश करने के लिए, शोल्डर ब्लेड्स को पास लाने के लिए। जैसे ही शोल्डर ब्लेड्स पास आएंगे 10 सेकेंड होल्ड करवाओगे आप। ये था, आपने पीछे कराया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिलैक्स। ठीक है, आप इसके उनको 20-25 सेट्स रिपीटेशन करा दो। ठीक है, और 3 सेट करा दो, रोम्बॉइड स्ट्रेन हो जाएंगे। आईवाईटी हमने देखा, उसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप वो करा दो। ठीक है, और पेक्टोरल स्ट्रेच के लिए आपको सिर्फ एक दीवार चाहिए, एक वॉल चाहिए आपको, या फिर आपको एक गेट चाहिए, तो उस पर दोनों हाथ रख के पेक्टोरल स्ट्रेच करा दो, ये एक्सरसाइज ट्रेन करा दो। राउंडेड शोल्डर्स अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं है तो आपका 15 to 20 डेज में आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। Okay. Next question from Ajit again. Supraspinatus tendon मैम, मुझे अपराइट एक्सरसाइज करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इवन मैं करता भी नहीं जल्दी। साइड रेस, बेंच प्रेस में भी पेन स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली अजीत, इसको समझने के लिए ना पहले हमें शोल्डर की को अच्छे से समझना पड़ेगा कि उसकी मूवमेंट किस तरीके से वो रोटेशन रहता है वहां पर, वो सारी चीजें पहले समझनी पड़ेगी। फिर उसके बाद इसको एक अच्छे से जवाब दिया जाएगा, तो उसके ऊपर एक अलग से ही एक कंप्लीट लेक्चर हमें देना पड़ेगा शोल्डर के। तो शोल्डर का यहाँ पर इतना कुछ खास बता पाना मुश्किल होगा। आई गेस अजीत, आपने हमारा जो सर्टिफाइड रिहैब एक्सपर्ट कोर्स है वो ज्वाइन कर रखा है, तो उसमें तो आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सीखने को मिलेंगी। जब उसमें लेक्चर आएगा शोल्डर का, शोल्डर की जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो सारी हम वहां पर डिस्कस करेंगे, डॉक्टर परेक्स एंड डॉक्टर हरमनप्रीत कौर। तो डेफिनेटली आपको उसमें सीखने को मिलेगा, बट डॉक्टर परेक्सा, मे बी वी कैन वर्क समथिंग ऑन वेबिनार रिलेटेड टू शोल्डर। अभी के लिए जो मैं शोल्डर आपको अजीत इश्यूज है ना?
एडवाइस कर पाऊंगी इज दैट कि जो हमारी या सुप्रास्पाइनेटस मसल में टीयर होता है, ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस मसल टीयर जो है, बेसिकली सुप्रास्पाइनेटस मसल हमारी 90 डिग्री से अबव काम करती है। तो अगर आप 90 डिग्री तक फ्लेक्शन कर रहे हो, 90 डिग्री तक साइड रेस कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको मेन प्रॉब्लम आनी शुरू ही 90 डिग्री के बाद से होगी। जो आप मुझे ओवरहेड मूवमेंट के लिए कह रहे हो, यस ट्रू, 90 डिग्री से ऊपर आप जितना जाओगे दैट इज पेनफुल। और अगर आप अगेन पेन होने के बाद भी उसको ट्राई कर रहे हो, तो आप अपना ग्रेड 1 से 2, 2 से 3 पे जा सकते हो। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप ट्राई भी मत करो। और अगर बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है और ग्रेड 1 ही है, तो वेट फॉर 6 to 7 months। सेल्फ हीलिंग भी होती है टीयर्स में। और आफ्टर दैट वेट करो। और सेकेंड इज जो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, लाइक हम लोगों का जो प्रॉन में हमारा साइड अबडक्शन है, हॉरिजॉन्टल अबडक्शन आप कर सकते हैं, फ्लेक्शन ट्रेन कर सकते हैं, बट सिर्फ थेरा बैंड से, नॉट फ्रॉम योर हेवी वेट्स। ठीक है। और 90 डिग्री से अबव कोई भी मूवमेंट नहीं जाएगी। यस एंड जितने यहाँ पर ऐड किया कि उनको मेडिसिन दी गई थी टेंडो केयर कोलाजन करके, ओके इट्स अ कोलाजन ओनली। तो ये तो अगर आप कोई भी इंजरी हो जाएगी तो आपको कोलाजन वैसे ही दे देते हैं, नॉट अ बिग थिंग। ठीक है। और अपराइट में भी मैं यहाँ पर आपको एक चीज मेंशन करना चाहूंगा अजीत, कि अगर आप अपराइट करते हुए, पहली बात तो मैं कोई खास बड़ा फैन नहीं हूँ अपराइट एक्सरसाइज का, जो अपराइट मूवमेंट अपन करते हैं, खासकर बारबल के साथ। शोल्डर के साथ में भी आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं उसको अपने स्ट्रेंथ और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी मोबिलिटी के हिसाब से चीजों को थोड़ा सा अल्टर करने के लिए। लेकिन बारबल के साथ आपकी जो पोजीशनिंग ही कुछ इस तरीके से होती है कि आप एक तरीके से लॉक हो जाते हो वहां पर। तो वो रिस्ट के लिए भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगता है। मुझे एल्बो जो है उसके ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है, और डेफिनेटली शोल्डर के लिए तो वहां पर जाता ही है। तो ये तो मूवमेंट में वैसे ही कोशिश करूंगा कि आप ना करें, और अगर करें भी तो उसमें आपकी ग्रिपिंग थोड़ी सी वाइड होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपका जो ये एक्सरसाइज है वो आपकी ट्रैप्स के लिए नहीं होती, तो बहुत सारे लोग तो उसको ट्रैप्स के लिए मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से पकड़ने की। तो पहली चीज तो ये एक्सरसाइज इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा, इसको करने का तरीका बेहद घटिया है लोगों का। ठीक, तो दोनों ही चीजें हैं। तो पहली चीज तो अवॉइड करो, बट अगर फिर भी करना ही है तो यू हैव टू लुक कि आप कर किस तरीके से रहे हो, और क्या क्या वहां पर आप चीजें गलत कर रहे हो। तो वो चीज आपको समझनी होगी वहां पर। और दूसरा, जैसे डॉक्टर परीक्षा ने बताया कि आपको वहां पर थोड़ा सा अपनी दोबारा जो स्ट्रेंथ है शोल्डर की वो गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी जो मोबिलिटी है वो गेन करने की कोशिश करनी चाहिए विद बैंड्स एंड एवरीथिंग। देन आपके उसके बाद ही, और अच्छा खासा टाइम लेने के बाद ही, आपको वहां पर डंबल्स की तरफ जाना चाहिए। और जैसे आपको बेंच प्रेस में भी उसको पेन होता है करते हुए, तो आप वहां पर कुछ स्टेबिलिटी के लिए मूवमेंट्स कर सकते हैं। मे बी आप एक अलग चैलेंज दे सकते हो शोल्डर्स को। आप बेंच प्रेस करने से पहले आप एक कैटल बेल काफी लाइट वेट वाली वो कैरी कर सकते हो, और कैटल बेल से आप जो वहां पर थोड़ा बेंच प्रेस पहले ट्राई करो। उससे क्या होगा कि आपके शोल्डर को स्टेबिलिटी रीगेन करने के लिए एक चैलेंज मिलेगा। ठीक है। कैटल बेल स्टेबल नहीं होती, आपके डंबल काफी स्टेबल होते हैं। कैटल बेल आपको होल्ड करने के लिए आपका हाथ हिलेगा वहां पर, और इसके लिए जरूरी है कि आप एक बहुत ही लाइट वेट के साथ स्टार्ट करो। अगर आप पहले एक 10 किलो की कैटल उठा के उधर करने लग जाओगे, तो जो बचा हुआ है वो भी चला जाएगा। ग्रेड 1 से ग्रेड 2 होने में टाइम नहीं लगेगा। तो बहुत ही लाइट वेट से कुछ ऐसा जो स्टेबल नहीं है, और आपके शोल्डर को उसको स्टेबल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम देना पड़ेगा। देखो, कोई भी इंजरी या कोई भी चीज उसको रिकवर करने का एक ही तरीका होता है कि आपको उसको दोबारा से आपको उसको काम कराना सिखाना पड़ता है। ठीक है। तो वहां पर उस चैलेंज आपको देना पड़ेगा। और शोल्डर सॉरी आपके बेंच प्रेस करने से पहले आई विल रिकमेंड कि आप 2 से 3 सेट 5-5 रैप के वहां पर लगाइए कैटल बेल के साथ, और बाकी जो मूवमेंट्स जो रहती है वहां पर। तो ये कुछ चीजें जो हम आपको यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एक प्रॉपरली फिजियोथेरेपिस्ट से तो कंसल्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो फिजियोथेरेपिस्ट की जो चीजें हैं, जो कपिंग थेरेपी है या नीडलिंग थेरेपी है या बाकी जो MFR वगैरह जो भी चीजें हैं, वो आप खुद से नहीं कर सकते, या हम भी नहीं कर सकते। मैं एज अ कोच नहीं कर सकता, डॉक्टर परीक्षा एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जरूर कर सकते हैं। तो और वो भी आपको मैं यहाँ या डॉक्टर परीक्षा यहाँ इधर खाली बता नहीं सकते कि लो भैया खुद को नीडल लगा लो यहाँ पर, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्लिनिक जाना पड़ेगा जरूर, तो वो चीज जरूर करो। ओके, वी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आसू।
is upright exercise safe for beginners? जो मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूँ कि not a big fan of upright exercise. Yeah, you are welcome, Ajit. So we have another question. If you have any questions from anyone regarding today's topic, Ajit, Akash, Anurag, Asu, Balveer, Lakshay, and Rajiv, Raj, Sandeep. If you have any question, you can ask. Otherwise, फिर session को अपन wrap करते हैं इधर. And जैसे लगभग सभी को मेरे ख्याल से पता होगा कि this Friday we have first class for certified rehab expert course. तो जिन लोगों ने एनरोल कर रखा है वो प्लीज जो एनाटॉमी के लेक्चर है वो पढ़ लो, ठीक है, ताकि आपके एनाटॉमी के जो डाउट्स हैं वो पहले ही क्लियर हो जाए और जो लेक्चर हो उसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा आसान रहे, राइट. तो आपके एनाटॉमी के जो लेक्चर आपको मिले हुए हैं वो पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेना. ओके, या डॉक्टर पैसा, आई गेस वी डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस नाउ, सो इस सेशन को इधर ही रैप करते हैं. हाँ जी सर. And thank you so much everyone to join. And Dr. Pareksa, thank you very much again for your knowledge, your experience, and your sharing everything with us. Thank you sir. And that's very, very generous of you. Thank you so much. Thank you. Okay sir. Thank you. Thank you everyone. Bye bye. Okay.